हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद गोविंद सर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलता रहे हर वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आज मैं आप लोग का वर्ब से संबंधित जितना भी कंफ्यूजन होगा सबका सॉल्यूशन करूंगा सिर्फ इसी वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा जरूर। पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों को ताकि कोई मिस न कर पाए। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ब क्या होता है, वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। सो आप देख पा रहे हैं कि इट इज ए वर्ड विच इज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अ वर्ब इज डूइंग अ एक्शन वर्ड, यानी ये क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है या फिर कुछ बताता है। यानी इसको हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं या डूइंग वर्ड कहते हैं, जिनसे हमें किसी काम का कुछ करना या होना पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि वर्ब के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने ऑर्डिनरी वर्ब के बारे में। ऑर्डिनरी वर्ब को हम नॉर्मल वर्ब भी कहते हैं। ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनके हम 3 या फिर 4 फॉर्म बना सकते हैं, जैसे गो है, कम, सिट, स्टैंड, रीड एंड राइट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन वर्ब को आप अलग अलग फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ब जिनको आप अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उन्हें हम ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। सो नेक्स्ट टाइप है आपका स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस स्टेट रेदर देन एन एक्शन, यानी इनसे किसी स्टेट का पता चलता है, किसी एक्शन का पता नहीं चलता। दे यूजुअली रिलेट टू थॉट, इमोशन, यानी ये थॉट से इमोशन, रिलेशनशिप, सेंस या फिर स्टेट ऑफ बीइंग या मेजरमेंट से संबंध रखते हैं। कहने का मतलब लव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, थिंक हो गया, बिलीव हो गया, ट्रस्ट हो गया, स्मेल हो गया। यानी एक ऐसा वर्ब जिनसे हम क्या कहते हैं कि हम कुछ कार्य ना करें बल्कि हम एक मानसिक दशाओं, समझ रहे हैं ना, मानसिक दशाओं का वर्णन करें, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। में जैसे हेट हो गया, आपका प्रिफर हो गया, नो हो गया। तो यानी ये सब ऐसे चीज है। नो मतलब जानना हो गया, लव मतलब प्रेम करना, हेट मतलब नफरत करना। तो इनसे आप क्या करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, फिजिकली आप कुछ नहीं करते हैं, बल्कि ये एक मानसिक दशाएं होती हैं जो इंटेलेक्ट लेवल पर यानी बौद्धिक स्तर पर ही सिर्फ काम करती हैं। तो ऐसे ही वर्ब को दोस्तों हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है दोस्तों डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब को हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। अब देखिए, ये स्टैटिक वर्ब का ठीक अपोजिट होता है। स्टैटिक वर्ब में मैंने बताया मानसिक दशाओं को दिखाया जाता है, बल्कि ऐसे वर्ब जो फिजिकली काम किए जाते हैं जिनसे, उन्हें हम डायनामिक वर्ब कहते हैं। इसे हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। इसके कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं। अब स्टैटिक वर्ब जो होते थे उनके सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म में ही आप यूज करते, उनको आप कभी पास्ट फॉर्म में या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते। बल्कि डायनामिक जो होते हैं ठीक इसके अपोजिट में, इनको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं, इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। सो गाइस, जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव और दूसरे होते हैं इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं आकर्मक क्रिया। गाइस, अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा जो काफी हद तक आपका वर्ब के संबंधित कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करेगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों, अ वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट एटलीस्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के पास होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट में इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब गाइज, आपके सामने प्रॉब्लम आ रही होगी ये पहचानने के लिए कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताया, ट्रांजिटिव उसे कहते हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट होता, इंट्रांजिटिव उसे कहते हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों को समझ लेंगे तो आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आसानी से पहचान जाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी वस्तु की ओर रेफर करता है। हम सिंपली क्या करते हैं, वर्ब में वाट लगाकर इसको, मैं वर्ब की वाट नहीं लगानी है आपको, वर्ब में वाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही ईट्स फ्रूट, वो क्या खाता, फल खाता। अब आपने लगाया क्या खाता, फल, फ्रूट्स आपका मिल गया। सी प्लेज, व्हाट डज सी प्ले, वो क्या खेलती है भाई, टेनिस, आपको मिल गया। दे सेल, वो बेचते, क्या बेचते, बास्केट मिल गया। एक चीज और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में मदद करते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, बी सिंपली यूज होम टू होम फॉर होम इन द वर्ब टू फाइंड
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम वर्ब में क्या क्वेश्चन लगाते, या तो होम लगाते, या फिर टू होम लगाते, या फिर फॉर होम लगाते, जिससे हमें जो भी जवाब मिलता वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने पहले बताया, ये नॉन लिविंग थिंग की ओर यानी किसी वस्तु की ओर, किसी आर्टिकल की ओर हिंट करता है, जबकि ये रिफर करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट किसी पर्सन को। यही है, नाम है इनडायरेक्ट बट डायरेक्टली ये पर्सन को रेफर करता है ना इंटरेस्टिंग चीज। देखिए कैसे भाई, ही हेल्प मी, उसने हेल्प किया किसका, होम, डिड ही हेल्प, आंसर है मी। सी अब्यूज, उसने अब्यूज किया, किसे अब्यूज किया, आंसर है राहुल को। दे बाट ए केयर कार फॉर मी, क्या खरीदा, एक कार, किसके लिए, लेकिन मेरे लिए। तो यानी ये जो चीजें हैं, मी, राहुल, मी एंड मोहन, ये जो है सजीव भी है, किसी पर्सन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यही गाइस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। गाइस मैं नॉन फाइनाइट के बारे में यहाँ बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका एक अलग चैप्टर है, जो कि सिंटैक्स जो चैप्टर है इंटरमीडिएट का, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ देखते हैं हम फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। ए वर्ब व्हिच चेंजेस विद द चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट, इट्स नंबर और पर्सन और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट अगर चेंज होता हो तो भी प्रभावित हो, सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो, या फिर पर्सन चेंज हो। नंबर एंड पर्सन प्रोनाउन को पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, आप लास्ट वीडियो जरूर देखे होंगे, उसमें आपको पता होगा। तो सब्जेक्ट का जो नंबर या पर्सन या फिर टेंस अगर सेंटेंस का बदलता है, तो अगर वर्ब में थोड़ी भी चेंजिंग आ जाए तो समझ लो फाइनाइट वर्ब है। जैसे सी गोज टू स्कूल है, अब सी गो ही फॉर्म में है, देखिए सी के जगह मैंने आई किया, प्लूरल फॉर्म में किया तो गो लग गया। फिर यू के बाद हैड मैंने पास्ट में किया तो गॉन हो गया। ही के बाद इज कंटिन्यूअस फॉर्म में किया तो हो गया गोइंग। यानी गो ही है बट एक जगह गोज, एक जगह गॉन और एक जगह गोइंग। तो यानी एक ऐसा वर्ब जो बदलता रहता है टाइम टू टाइम, वो फाइनाइट वर्ब होता है। समझ रहे हैं ना। अब है नॉन फाइनाइट वर्ब, जस्ट इसके अपोजिट। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, देखिए इसे सब्जेक्ट के बदलने से या उसके नंबर या पर्सन के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ए वर्ब व्हिच डज नॉट चेंज विद द चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट, इट्स नंबर और पर्सन और टेंस ऑफ द सेंटेंस। भाई आई हैव टू गो, अब टू गो आप नहीं चेंज कर सकते। वॉकिंग इज माई हॉबी, अब वॉकिंग देख लीजिए यहाँ पर नहीं चेंज। सी लव्स, उसे पसंद है, क्या पसंद है, गैम्बलिंग पसंद है वर्ब, फिर भी वर्ब नहीं है यहाँ पर। जॉन बॉट ए ब्रोकन टॉय, भाई कैसा टॉय, ब्रोकन टॉय। अब ब्रोक वर्ब का ही बना हुआ है बट वर्ब का काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैंने पहले बताया, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो डीपली आपको लेकर चलूंगा। इसमें इन्फिनिटिव बताऊंगा, पार्टिसिपल बताऊंगा, जीरन बताऊंगा, इनका करेक्ट यूजिंग भी बताऊंगा। अभी देख लेते हैं जिस लैब पर भी हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, प्लीज आप इसको बहुत केयरफुली सुनना इधर से। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं दोस्तों। और ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक होता है दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो अभी स्टडी करने आप जा रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं, इनके मैंने तीन पार्ट के हैं, एक है टू बी, एक है टू हैव, एक है टू डू। तो टू बी से बन गया इज, एम, आर, एंड टू हैव से बन गया हैज, हैव, हैड, एंड टू डू से बन गया डू, डज एंड डिड। ध्यान रखेंगे इनकी संख्या होती है कितनी, 11 होती है। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड एंड डू, डज, डिड। अब देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, यही जो 11 होते हैं मैंने बताया, इनको हम दो पार्ट में बांटे हैं, अलग नहीं किए हैं भाई। इनको यूज दो तरह से करते हैं, इनको हम लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। जो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, प्राइमरी किसे कहते हैं, लेक्सिकल किसे कहते हैं, स्टेटिव किसे कहते हैं, डायनामिक कहते हैं। भाई एक ही वीडियो में सारा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ ना, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, पहले एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से, यानी कंप्लीमेंट चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे फिर एडवर्ब हो, जो कंप्लीमेंट से लिंक करता हो, कनेक्ट करता हो, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी यही इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड को जब आप फ्री यूज करते हैं, जब किसी मेन वर्ब के पहले नहीं यूज किए जाते हैं, उन्हें ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और जब भी कभी ये मेन वर्ब से पहले हो गए तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएंगे। गाइस एग्जांपल देख सकते हैं आप स्क्रीन में। ये लिंकिंग वर्ब के बारे में मैंने पहले बताया कि एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से
अब एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि लिखा है ही इज ए प्लेयर, शी वाज इन ट्रबल, आई हैव ए काऊ एंड दे वर इन द गार्डन। अब इज देख रहे हैं आप, ही को कनेक्ट कर रहा है प्लेयर से, सी को कनेक्ट कर रहा है किससे, इन ट्रबल से, वाज कनेक्ट कर रहा है, आई को कनेक्ट कर रहा है अकाऊ किस, हैव कनेक्ट कर रहा है अकाऊ से, एंड दे को कनेक्ट कर रहा है वर, और किससे कनेक्ट कर रहा है, इन द गार्डन से कनेक्ट कर रहा है। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इज वाज हैव वर, इनके बाद कोई वर्ब मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और अब देख लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। यही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, इसमें डू डज डिड नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। डू डज डिड को हम लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करते, डू डज डिड को सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। बाकी जो इज एम आर होते हैं, वाज वर होते हैं, हैज हैव हैड होते हैं, उनको हम लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ये होते हैं 8 और हेल्पिंग वर्ब होते हैं 11। देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो मेन वर्ब के पहले होते हैं। जैसे सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वही इज देख लीजिए, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज चेजिंग हिम, दे हैव प्लेड फुटबॉल एंड सोहन डज नॉट रीड हिंदी। अब इज देख लीजिए प्लेइंग का हेल्प कर रहा है, वाज चेजिंग का हेल्प कर रहा है, हैव प्लेड का हेल्प कर रहा है, एंड डज जो है ये किसका, रीड का हेल्प कर रहा है। तो ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब के पहले लग करके उसका हेल्प करते हैं उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो गाइस देख सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी को मैंने 2 पार्ट में कैसे ही एक्सप्लेन किया। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी का नंबर टोटल है 13 और 13 में 1 बाय 1 फुल एक्सप्लेन करूंगा इसका, और आप केयरफुली सुनना। थोड़ा अगर भी आप बीच में मिस किए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका इस चीज। तो गाइज मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं टोटल 13। देखते हैं कौन कौन से हैं। विल, शैल, कैन, मे, वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। इन सबका मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। आगे भी अभी आपको इसको भी 2 पार्ट में करूंगा। मार्जिनल मॉडल कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं विल एंड शैल का यूज। विल और शैल आप लोगों को पता होगा अच्छे से, भाई छोटे छोटे बच्चे भी यूज कर ले जाते हैं इसको। विल एंड शैल ये फ्यूचर टेंस में यूज किए जाते हैं। शैल इज यूज्ड विद आई एंड बी इन फ्यूचर टेंस एंड विल इज यूज्ड विद रेस्ट, यानी बाकी चीजों के लिए आप विल का यूज करते हैं, जबकि आई और वी के लिए आप क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यू विल हेल्प मी, आई शैल प्ले क्रिकेट, ही विल कम हियर एंड वी शैल गो टू द जू। यानी मैंने आई और वी के लिए शैल लगाया तथा बाकी चीजों के लिए। इसका नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों कि व्हेन इट कम्स टू ऑब्लिगेशन और थ्रेटनिंग यूज ऑफ विल एंड शैल आर रिवर्स। भाई जब कभी धमकी की बात आए, बाध्यता की बात आती है, व्यवस्था की बात आती है, कंपल्सन की बात आती है, मजबूरी की बात आती है, तो वहां पर चीजें क्या होती हैं, रिवर्स यानी पलट जाती हैं। वहां पर हम आई वी के लिए विल तथा बाकी चीजों के लिए शैल लगाते हैं। यानी जहां कहीं पर भी इम्फेसाइज याद रखिएगा, इम्फेसाइज का मतलब होता है जहां कहीं पर प्रेशर वाले सेंटेंस आते हैं वहां पर ये चीजें उल्टी हो जाती हैं। जैसे आई विल किल यू, You shall have come here. He shall will win today. Will नहीं है, win है। And we will join the party today. यानी I will kill you, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। You shall come here, तुम यहाँ जरूर आओगे। He shall win today, वो आज जरूर जीतेगा। We will join the party today, हम आज पार्टी जरूर ज्वाइन करेंगे। तो यानी इन चीज़ों से अगर हम उल्टा लगा देंगे ना तो थोड़ा इम्फेसाइज हो जाएगा, उसका अर्थ जो है ना भाई वो क्या कहते हैं, अनर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज दोस्तों कैन और मे का। कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग कैपेसिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एडवाइस। कैन का यूज हम किस लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं, एबिलिटी दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, एडवाइस दिखाने के लिए। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई कैन ड्राइव द कार, ही कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन डू दिस वर्क। यानी मैं कार चला सकता हूँ, भाई काबिलियत है तभी ना, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, काबिलियत है तभी एबिलिटी दिखाई जा रही है ना। तो यही चीजें हैं। तो कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग कैपेसिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड टाइम एंड यू कैन डू दिस वर्क। तुम इसे काम को कर सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत होगी तभी कर पाओगे ना। तो यहाँ पर आप एबिलिटी भी देखे, स्ट्रेंथ भी देखे और एडवाइस भी, आप एडवाइस भी दे सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर वेयर यू लाइक, है ना। तो आप एडवाइस भी दे सकते हो, एडवाइस ले भी सकते हो। अब दोस्तों हम देख लेते हैं फटाफट मे का यूज हम कहाँ पर करते हैं। सो मे इज यूज फॉर शोइंग परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। यानी मे का मेन यूज किस लिए होता है भाई, परमिशन दिखाने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। परमिशन पता होगा ना, आज्ञा देना या फिर लेना, एंड पॉसिबिलिटी मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, संभावना दिखाना, प्रोबेबिलिटी दिखाना। एग्जाम्पल इसका देख पा रहे हैं आप कि यू मे कम इन, भाई आप अंदर आ सकते हो, आई परमिट यू, एंड इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट इज नॉट कंफर्म बट मे बी, कहते हैं ना। तो यही मे का प्रयोग किस लिए होता है, संभावना दिखाने के लिए किया जाता है, या फिर परमिशन लेने या फिर परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। सो गाइज नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं हम, कुड और माइट का यूज करना अब हम लोग सीखेंगे। कुड और माइट देखिए क्या है, ये सिर्फ कैन और मे का पास्ट फॉर्म है। यानी कैन से बनता है कुड और मे से बनता है माइट। यानी कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन एंड इट इज यूज्ड लाइक कैन इन पास्ट फॉर्म। इसको भी जैसे आप कैन प्रेजेंट में करते हैं ना, तो पास्ट फॉर्म में अगर आपको कैन की जरूरत पड़ेगी तो हम
कुड का वहां पर यूज कर देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैसे, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, भाई जब मैं छोटा था तो मैं तेज दौड़ सकता था, वहां सकता हूँ, याद सकता था। एंड ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट आई कुड हेल्प हिम, कि मैं उसकी मदद कर सकता था उस समय। तो ये था गाइस कुड का यूज। अब माइट का यूज कहाँ हम करते हैं? माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग परमिशन एंड पॉसिबिलिटी इन पास्ट, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। यानी ये पास्ट का तो दिखाता ही है, सम टाइम फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दोस्तों वो हम देख ले। तो एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, इट माइट रेन यस्टरडे, मतलब कल बारिश हो सकती थी। ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो इन हिज ऑफिस, उसने मुझे बताया कि मैं उसके ऑफिस में जा सकता था। तो यानी यहाँ पॉसिबिलिटी भी दिखाई जा रही। फिर नेक्स्ट रूल है क्या है दोस्तों कि माइट इज आल्सो यूज्ड फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। दे माइट हेल्प यू, शायद वो आपकी मदद करें। समझ रहे हैं ना सेंटेंस? हिंदी में किस प्रकार मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन में भी काफी आपकी मदद करेगी। तो ऐसी जगह पर भी माइट का यूज किया जाता है। चलिए अब दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की ओर। वो क्या है? वुड एंड शुड का यूज करना मैं आपको बताऊंगा। देखिए विल का पास्ट वुड होता है एंड शैल का पास्ट शुड होता है, बट शुड का एक और मीनिंग होता है, चाहिए भी। यहाँ कंफ्यूज मत होना, अभी मैं क्लियर करूंगा वो आपको। देखिए वुड और शुड के बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वुड के बारे में मैंने पहले बताया, ये क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है। तो वुड एंड शुड आर द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड शैल, सो बोथ आर यूज्ड इन पास्ट टेंस बेसिकली। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाता है गाइस? पास्ट टेंस में किया जाता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ही टोल्ड मी दैट आई शुड हेल्प हिम, यू टोल्ड हिम दैट ही वुड गो देयर। यानी क्या, जहां शैल लगाना वहां शुड लगा, जहां विल लगाना वहां वुड लगाया। तो ये तो हो गया पास्ट में। अब देखिए इसका बेसिक यूज, वुड इज यूज एट पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब समझ रहे हैं ना आप, विनम्र निवेदन होता है। जैसे वुड यू हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम दिस पिट, क्या आप मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल सकोगे प्लीज? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पियेंगे? यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिक्वेस्ट भरा हो, जिसको मना करना मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड पोलाइट रिक्वेस्ट। अब इसमें शुड का भी यूज होता है और इसमें कुड का भी यूज होता है। उस चीज के बारे में मैं आगे बताऊंगा। देखिए वुड इज यूज्ड एज अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन। अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोरी कल्पना। हाँ, तो कोरी कल्पना मतलब एक ऐसी कल्पना, अवास्तविक कल्पना, समझ रहे हैं ना? तो अवास्तविक कल्पना के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वुड दैट ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इफ आई वर आई वुड फाइंड दिस। काश वो क्लास में फर्स्ट आ जाता, यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो ऐसी जगह पर जहां पर अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन हो, यानी अवास्तविक कल्पना हो, एक ऐसी थिंकिंग जो पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसी जगह पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग आप क्या देख पा रहे हैं? वुड इज यूज्ड विथ रैदर फ्रेंडली। रैदर के साथ भी वुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दिखाएं आपको स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं, आई वुड रेदर राइट देन बेग, ही वुड रेदर रीड देन राइट। यानी क्या, मैं रेदर डाई देन बेग, भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ही वुड रेदर रीड देन राइट, मतलब वो पढ़ने के बजाय लिखना पसंद करेगा। तो ये रेदर के साथ भी यूज होता है। नेक्स्ट थिंग क्या है दोस्तों? शुड का यूज। शुड इज यूज्ड फॉर ड्यूटी एंड एडवाइस। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, क्या? ड्यूटी के लिए और एडवाइस के लिए। ड्यूटी जानते हैं ना, जो हम करते हैं, और एडवाइस क्या होता है? जो हम देते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अगर मैं इसको खुद इंप्लीमेंट करूंगा तो वो मेरी ड्यूटी बन जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड एडवाइस। ड्यूटी खुद पर लागू होती है और एडवाइस दूसरों पर लागू होती है। तो एग्जांपल देख रहे हैं, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रेयर करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एंड यू शुड कीप पेशेंस, अरे तुम्हें कम से कम सब्र तो रखना ही चाहिए। अभी आगे मैं और अच्छी चीज बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ओके गाइस, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की ओर। फिर क्या? शुड इज यूज्ड आफ्टर लास्ट इन कंडीशनल सेंटेंस। भाई कंडीशनल सेंटेंस एक दिन मैं आपको अलग से बनाकर वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा। मेरे पास 10 से 12 स्ट्रक्चर है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कम से कम 2 से 3 नंबर पक्का। देखिए यहाँ पर शुड इज यूज्ड आफ्टर लास्ट इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में लास्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्या है? लास्ट एक कंजंक्शन है और इसके बाद किसी और वर्ब का नहीं, सिर्फ शुड का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। भाई कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। लीस्ट नहीं लेस्ट है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ध्यानपूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। लेस्ट का मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो। तो ये था गाइज शुड का यूज करना। अब बताएंगे हम आपको मस्ट का यूज करना। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए।
मस्ट का हिंदी मीनिंग भी होता है चाहिए, बट शुड में और मस्ट में और ऑट टू में तीनों में फ़र्क होता है गाइज। शुड नॉर्मल होता है, मस्ट एम्फेसाइज्ड वाली बात होती है जहाँ पर प्रेशर दिखाना होता है, यानी इट यूज फॉर शोइंग ऑर्डर, कमांड, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन इन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, प्रबल संभावना हो, बाध्यता हो, व्यवस्था हो, मजबूरी हो, तो ऐसी जगह के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, यू मस्ट डू एज यू वर टोल्ड, ही मस्ट गो फ्रॉम हियर एंड वी मस्ट हेल्प द नीडी एंड योर फादर मस्ट बी एट नाउ। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यू मस्ट डू एज यू वर टोल्ड, जैसा कहा गया वैसा ही करो। यू मस्ट, ही मस्ट गो फ्रॉम हियर, उसे यहाँ से जाना ही चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी, जरूर मदद करनी चाहिए, है ना। तो ये था मस्ट का यूज। अब नेक्स्ट थिंग क्या आता है, ऑट टू का यूज करना। ऑट टू का गाइस भी मीनिंग आपको मैं बता दूं कि ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, बट शुड का यूज, मस्ट का यूज और ऑट टू में फर्क है। शुड नॉर्मल हुआ, अभी मैंने बताया, रिपीट कर रहा हूँ, शुड नॉर्मल हुआ, मस्ट एम्फेसाइज्ड हुआ, और ऑट टू क्या हुआ, ये मोरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। सो ऑट टू के लिए इट इज यूज फॉर शोइंग मोरल ड्यूटी और एडवाइस। अब मोरल ड्यूटी क्या होती है, एक ऐसी बात जो संपूर्ण मानवता पर लागू हो, जैसे हमें पेड़ पौधे बचाने चाहिए, हमें जल बचाना चाहिए, हमें वाटर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमें पशु पंछियों पर दया करनी चाहिए, एंड वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, वी ऑट टू सेव वाटर, वी ऑट टू प्लांट ट्रीज। तो ये था गाइज ऑट टू का यूज। अब मैं बताऊंगा आपको यूज टू का यूज करना। यूज टू क्या है, अब देखिए, इट इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन, जहां पर आपको हैबिट दिखाना होता है, पास्ट के कई हैबिट को दिखाना होता है कि जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता था, मैं यहाँ जाया करता था, अरे तुम तो बोलते ही रहते हो, वह हमेशा घूमता रहता है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें बार बार आपकी यानी हैबिट दिखाई जाती हो, उसे हम यूज टू कहते हैं। इसके आप देख लीजिए, मैं एक फॉर्मेट दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपका काफ़ी हेल्प करेगा। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस रेस्ट, ये नॉर्मल होंगे, बट नेगेटिव में डिड नॉट प्लस आप यूज टू करेंगे, यूज टू नहीं, यहाँ जो मैंने लिखा है वाला गलत है, देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस यूज नॉट टू प्लस B1 प्लस रेस्ट सही है। सब्जेक्ट प्लस अगर आप डिड नॉट लगाएंगे तो आपको यूज टू लगाना है, यूज्ड नहीं लगा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, या फिर करिए, या फिर डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट करिए, या फिर यूज्ड ही टू प्ले क्रिकेट करिए। करने मतलब क्या, आप डिड के साथ भी यूज लगा सकते हैं और आप यूज्ड के साथ नॉट भी लगा सकते हैं। तो मॉडल वर्ब में यही फर्क होता है, जब मॉडल वर्ब लगाएंगे तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको गाइस नीड के बारे में। नीड क्या होता है, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट, मतलब कभी आवश्यकता या फिर कभी जरूरत दिखानी होती है, वहां पर हम नीड का यूज करते हैं। गाइस बैगनी में मैंने पहले आपको बताया था कि जो मॉडल वर्ब होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सेमी मॉडल होते हैं, एक मार्जिनल मॉडल होते हैं। तो नीड और डेयर, इन दोनों को हम सेमी मॉडल या फिर मार्जिनल मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग मॉडल की तरह भी होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह भी होता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैं भी बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस V1। फिर दूसरे फॉर्म में करते हैं आप सब्जेक्ट प्लस डू या डज, या फिर डिड प्लस नॉट प्लस नीड प्लस टू प्लस V1। यानी जब आप अफर्मेटिव में यूज करेंगे तो अफर्मेटिव में आप इनको बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज करेंगे, बट नेगेटिव में इसके दो फॉर्मेट होते हैं गाइज। नीड नॉट के साथ सिर्फ V+1 लगेगा, और जब आप डू डज या फिर डिड के साथ अगर नॉट लगाएंगे, फिर अगर आप नीड लगाएंगे तो टू के साथ V1 करेगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो टू प्लस V1 वहां पर चलेगा, और जब आप मॉडल की तरह करेंगे तो मॉडल के बाद कभी टू का प्रयोग नहीं किया जाता। जितने भी मॉडल वर्ब हैं सिर्फ यूज्ड और ऑट को छोड़कर उनके बाद सिर्फ आप V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उनके बाद तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही नीड नॉट कम हियर एंड ही डज नॉट नीड टू कम हियर। पहले सेंटेंस में जब मैंने नीड नॉट का प्रयोग किया तो मॉडल की तरह किया, इसलिए मैंने सिर्फ कम हियर किया, जबकि दूसरे सेंटेंस में ही डज नॉट नीड मैंने किया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह किया, तो मैंने तुरंत टू कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप टू लगाए ना लगाए मैटर नहीं करता, बट आप मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, कभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ यूज टू और ऑट टू को छोड़कर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही केस डेयर पर भी लगता है। इट इज यूज्ड फॉर शोइंग करेज, डेयर का शाब्दिक अर्थ होता है हिम्मत या साहस, यानी साहस दिखाने के लिए किया जाता है, बट गाइस ध्यान रखिए इसको भी हम सेमी मॉडल कहते हैं और या फिर हम मार्जिनल मॉडल कहते हैं। जैसे ही डेयर्स टू फेस मी, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया तो इसके लिए V0 यूज किया, बट ही डेयर नॉट फेस मी, डेयर नॉट किया तो सिर्फ फेस मी किया, और ही डज नॉट डेयर टू फेस मी मैंने किया। बट अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, डेयर के साथ टू लगाए या ना लगाए दोनों सही माना जाता है, बट ग्रामर का एज ए रूल क्या है गाइज कि जब इसका प्रयोग मॉडल की तरह होगा तो सिर्फ V1 होगा, और जब इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह होगा तो आप टू लगा सकते हैं। यही फर्क था सेमी मॉडल और मार्जिनल मॉडल।
जिसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो सेमी मॉडल किसे कहते हैं? एक ऐसे वर्ब जो उनको हम मॉडल की तरह भी यूज करें, साथ ही साथ हम ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यानी जैसे हम टेंस में यूज करते हैं वैसे भी यूज करें, उसे हम मार्जिनल मॉडल या फिर सेमी मॉडल कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो ये तो था दोस्तों आज के सेशन में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी वर्ब के बारे में। जितना मुझे अभी पता है उतना तो मैंने बताया। इससे बाकी की चीज़ें जो मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि जैसे अभी आपका कुछ छूटा हुआ था नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में या कुछ और इसके बेसिक चीज़ें हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, या कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपना फ़र्ज़ किया, अब आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पहुंचा दीजिए हर ज़रूरतमंद दोस्तों के पास, ताकि हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।